नमस्कार, यसोनॉमिक्स की यूट्यूब चैनल पे मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है एप्सपा, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। पिछले महीने के नागालैंड की इंसिडेंट के बाद ये कानून विशेष चर्चा में आया है, उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। पिछले महीने नागालैंड में फायरिंग में जो भी सिविलियंस मारे गए, उसके बाद एप्सपा के ऊपर वापस सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको हटाने की मांग की जा रही है। ये होने के बावजूद भी अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने नागालैंड में इसी एक्ट को 6 महीने से बढ़ा दिया है और एक पैनल भी सेटअप किया गया है जिसके अंडर इस एक्ट के ऊपर चर्चा की जाएगी, इसको एनालाइज किया जाएगा और बाद में यही पैनल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि ये एक्ट रखना है या रखना नहीं है इसके ऊपर। तो ये कानून कब बना? इसका पहला रूप हमें दिखता है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑर्डिनेंस को लागू किया था, जिसके तहत जो भी फील्ड पे कमांडिंग ऑफिसर रहते थे उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी, जिसके तहत वो क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस कर सके। उसके बाद आज का एप्सपा कानून जो हमें दिखता है वो लागू किया गया है 1958 में, जिसको उस वक्त कहा गया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1958, जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ आसाम तक ही सीमित था। जैसे जैसे राज्य बढ़ते गए, राज्य विभाजित होते गए, नए राज्य बनते गए, वैसे वैसे एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए और नई नई जगह पे जहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है वहाँ पे इस कानून को लागू किया गया। केवल नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था। जैसे जैसे इश्यूज आते थे, वायलेंट सिचुएशन क्रिएट होती थी, उस जगह पे एप्सपा लागू किया जाता था। इसका उदाहरण दिया जाए तो पंजाब, जैसे 1983 टू 1997 वहाँ पे भी आर्म्ड फोर्सेस का ये एक्ट लागू था। तो इस कानून का बड़ा ही सरल उद्देश्य है कि अगर राज्य सरकार वहाँ के इंटरनल डिस्टर्बेंस सिचुएशन के साथ डील ना कर पाए, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने में असमर्थ रहे, तो केंद्र सरकार वहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय करती है इस कानून के तहत और आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं जिसके तहत वो वहाँ का पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके। तो इस कानून को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, क्यों लोग इसको हटाने की मांग कर रहे हैं? पिछले महीने नागालैंड में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वापस एप्सपा को हटाने की मांग क्यों की जा रही है? इस विवाद के बारे में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट के अंडर जो भी सेक्शंस है उनके बारे में। जब हम इन सेक्शंस को पढ़ेंगे हमें खुद ही खुद क्लियर हो जाएगा कि ये एक्ट कंट्रोवर्शियल क्यों है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 कहता क्या है कि जो भी फील्ड पे तैनात कमीशन्ड ऑफिसर है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर है या फिर वारंट ऑफिसर है, अगर उनको ये लगे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सामने से जो भी व्यक्ति या फिर जमाव आ रहा है उनके खिलाफ फोर्स यूज करनी चाहिए, इतना ही नहीं तो शूट आउट भी करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। इसका नतीजा अगर उनके डेथ में भी हो, मतलब व्यक्ति के और जमाव के, तो भी वो पीछे हटने का सोच नहीं सकते। इस तरह के कठोर निर्णय लेने की क्षमता और पावर इस एक्ट के तहत वहाँ के अफसरों को दी गई है। मैं जानता हूँ कि जब भी हम लोग इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो एक निगेटिव ख्याल आता है कि इतनी आर्बिट्ररी प्रोविजन क्यों दी गई है, लेकिन एक बात समझिए, जब भी कभी इस तरह के डिस्टर्ब एरिया में आर्मी स्टेशन रहती है वहाँ की स्थिति बड़ी ही नाजुक रहती है। छोटा सा छोटा इंसिडेंट भी बहुत बड़े पैमाने में वहाँ की लाइफस्टाइल को खराब कर सकता है। इसलिए आर्मी पर्सनल को हमेशा एज पे रहना पड़ता है, इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये बात भी सच है, जो भी शूट आउट को ऑर्डर दिया जाता है वो सिर्फ सस्पिशियन के बेसिस पे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे शूट आउट सस्पिशियन के बेसिस पे ही होते हैं, क्योंकि सामने आपके एक कंडीशन है, आप ये सोच नहीं सकते कि इसका इंटेल क्या है, इसके पीछे इंफॉर्मेशन क्या है। वहाँ का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सस्पिशियन के बेसिस पे भी कार्यवाही करनी पड़ती है। यह सिर्फ जमाव के लिए या फिर व्यक्ति के लिए लागू नहीं है, यह जांच पड़ताल के लिए भी लागू किया गया है। अगर आर्मी पर्सनल को या फिर आर्मी फोर्स को लगे कि कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी घर एक सस्पिशन का स्कैन में आता है, तो वहां पे जाके वो विदाउट वारंट जांच पड़ताल कर सकते हैं, रेड डाल सकते हैं। इतना ही नहीं कि किसी जगह पर अगर उनको लगे कि ये थ्रेट, यहाँ पे कुछ थ्रेट है, यहाँ पे कुछ वेपन स्टॉक किए गए हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर उन्हें शक हो तो उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। उसके बाद इस एक्ट को विवादित बनाने वाला सेक्शन है सेक्शन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि जो भी ये कार्रवाई अफसरों की तरफ से की जाती है, बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि गलत निर्णय लिया जाए,
जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो, किसी के फंडामेंटल राइट पे बाधा आ जाए, तो उनके खिलाफ हम क्या कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं? तो नहीं। सेक्शन 6 इस तरह के कंप्लेन से इन अफसरों को प्रोटेक्शन देता है। आप भारत में किसी भी कोर्ट में जाकर इन अफसरों के खिलाफ, इन कार्रवाइयों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सैंक्शन ना दे दे। तो ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं चलती, इंक्वायरी चलती है, लेकिन वो आर्मी कोर्ट्स में चलती है, वो सिविल कोर्ट्स में नहीं चलती। तो ये सेक्शन 6 वहाँ के फोर्सेस को पावर देता है कि वो बेझिझक होकर निर्णय ले सके। अगर हम लोगों ने ये सेक्शन हटा दिया तो वहाँ के फोर्सेस डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, जिसमें बहुत टाइम जाएगा और जिसका डायरेक्टली जो असर है वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और वहाँ के पब्लिक ऑर्डर पे हो सकता है। इसलिए वहाँ की फोर्सेस बिना किसी डर के निर्णय ले सके, इसलिए ये प्रोटेक्शन दिया गया है। अभी हमने देखा कि सेक्शंस किस तरह के डिसीजंस लेने की पावर आर्मी को देते हैं, वहाँ के अफसरों को देते हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सेंस लगाए, थोड़ा लॉजिक लगाए, तो हम खुद से ही ये जान सकते हैं कि इस तरह के आर्बिट्ररी प्रोविजंस नेशनल सिक्योरिटी को संभालने में काम तो आएंगे, लेकिन यही प्रोविजंस वहाँ के सिविलियंस को तकलीफ भी दे सकते हैं। आप जरा सोचिए, विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकती है, विदाउट वारंट शूट आउट हो सकता है, विदाउट वारंट आपके घर की जांच पड़ताल की जा सकती है। जब इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं मेयर सस्पिशन के बेसिस पे, तो वहाँ के नागरिकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना जायज़ है और ये स्वाभाविक है। अगर इस तरह से कई दशकों से ये एक्ट वहाँ पे चलता आ रहा है तो पूरी की पूरी जनरेशन एक डर के माहौल में जिएगी, क्योंकि आर्मी अपनी तरफ से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रही है। लेकिन सस्पिशन के बेसिस पे जब कोई निर्णय लिया जाता है तो वो 50% राइट और 50% रॉन्ग होता है। अगर वो रॉन्ग हो गया तो उसका डायरेक्टली असर वहाँ के सिविलियंस पे गिरता है। तो यही सब बातें हैं जो इस कानून को कंट्रोवर्शियल बनाती है। तो अब क्या किया जाए कि जिसकी वजह से वहाँ के सिविलियंस की तकलीफ भी कम होगी और आर्मी को राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित रखने में मदद भी होगी। तो इसी के ऊपर अभ्यास करके बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्चर्स है, अभ्यासक है, इतना ही नहीं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स है, उन्होंने एक पेपर लिखा और सरकार को बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। पहले उन्होंने ये चेतावनी जरूर दी है कि जब एप्सपा की बात आती है हटाने की नॉर्थ ईस्ट से और जम्मू कश्मीर से, तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इन जगहों पे सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर जो भी इंसर्जेंसी है वो लोकल इंसर्जेंसी नहीं है। वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन स्टेट का हाथ है। फॉरेन स्टेट का हाथ है मतलब जो भी हमारे नेबर कंट्रीज है वो भी वहाँ पे मौजूद है। एक्टिवली वो इस तरह के इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रही है। इसलिए जब भी हम एप्सपा को हटाने की बात करते हैं हमें ये फैक्टर भी याद रखना होगा। इसको ध्यान में रख के उन्होंने कुछ चीज़ें रिकमेंड की है, उसके बारे में आइए देखते हैं। जो भी अफसरों के ऊपर केसेस चलते हैं आर्मी कोर्ट की तरफ से, वो सालों से चलते रहते हैं। उनका निर्णय कभी जल्दी नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है डिसीजन आने तक। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में अमेंडमेंट करके ऐसा लॉ बनाए कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही उसका निर्णय आ सके, जिसकी वजह से जिस भी सिविलियन पे अन्याय हुआ है या फिर उसको तकलीफ पहुंची है वो सुलझा दी जाए और उसका आर्मी के ऊपर का भरोसा बढ़े। और जब ऐसी इंक्वायरी हो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी भरोसे में लिया जाए। भले वो उस इंट्रोगेशन का या फिर केस का पार्ट ना हो, बट एज ए अटेंडी उनको वहां पे लाया जाए। डिप्टी कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कोई ना कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर वहां पे इंक्वायरी के समय मौजूद हो। तीसरा रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि वहां की आर्मी नेशनल मीडिया को अप्रोच करने के बजाय लोकल मीडिया के साथ अप्रोच करे। लोकल मीडिया वहां की भाषा जानता है, वहाँ की संस्कृति जानता है और सबसे बड़ी बात लोकल मीडिया को एक्चुअल प्रॉब्लम और वहाँ के सिविलियंस की कंप्लेंट्स पता होती है। तो वहाँ के आर्मी ऑफिसर और फोर्सेस लोकल मीडिया के साथ संपर्क में रहे। जो भी वहाँ के पत्रकार हैं, मीडिया पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं, उनका एक्सेस आर्मी के साथ थोड़ा बढ़ाया जाए और आर्मी का जो उद्देश्य है नेशनल सिक्योरिटी का हो, लोगों की भलाई का हो, वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके। जब भी किसी व्यक्ति या जमाव के खिलाफ एक्शन लेने की बात आए तो कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करने के गाइडलाइंस आर्मी को देने चाहिए। तो ये उन्होंने एक रिकमेंड किया है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने रिकमेंड की है कि जब भारत में, सेंट्रल भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पीक पे था, नक्सलवाद बड़े पीक पे था, तब किसी भी राज्य में इस आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को लागू नहीं किया गया। तब सेंट्रल जो रिजर्व फोर्सेस थी वो वहां पे आई,
उन्होंने वहाँ के स्टेट पुलिस को ट्रेन किया। इतना ही नहीं, जो भी उस नक्सलिज्म से अफेक्ट हुए हैं ऐसे गाँव में वो गए, वहाँ के यूथ को उन्होंने ट्रेन किया और उनकी मदद लेके आज नक्सलवाद खत्म होने के मार्ग पे है। तो ऐसी ही चीज़ें हम लोग नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। वहाँ के लोकल यूथ को उठा के उनको ट्रेन करके हम लोग इस तरह के इंसर्जेंसी को खत्म करने की बात कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये उन्होंने दिया कि ऑपरेशन सद्भावना जैसे ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जाए। ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू कश्मीर में आर्मी ने स्कूल्स खोले, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स खोले, इतना ही नहीं ब्रिजेस बांधे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इस तरह के जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सद्भावना, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में वीडियो। इसमें हम लोगों ने सेक्शन के बारे में बात की, विवाद क्या है इसके बारे में भी बात की। लेकिन रिकमेंडेशन की बात, मैंने इसमें जो भी रिकमेंडेशन है इसमें से एक भी रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, ये पूरी तरह से रिसर्चर्स की और डिफेंस स्पेशलिस्ट के तरफ से दिए गए रिकमेंडेशंस है, क्योंकि मैं अपने आप को पात्र नहीं समझता कि मैं आर्मी को रिकमेंडेशन दे सकूं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी कभी आर्मी के खिलाफ या कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात आती है तब दो तरह के ग्रुप जग जाते हैं। एक ग्रुप रहता है जो आर्मी को ग्लोरीफाई करता है, आर्मी के साइड से खड़ा रहता है, आर्मी कुछ गलत कभी कर ही नहीं सकती, ये इस तरह की बातें करता है, लेकिन वो रियलिटी भूल जाता है। और दूसरा ग्रुप ऐसा रहता है जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप है, वो आर्मी को बड़े ही गलत तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, इवन डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं आर्मी की। रियलिटी को बताते बताते वो हमारे इंडियन आर्मी की, आर्म फोर्सेस की जो अहमियत है वो भूल जाते हैं। तो मैं दोनों ग्रुप से इतना ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। इस ग्रुप को मैं कहना चाहूँगा कि ग्लोरीफाई ज़रूर करे, इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस ग्लोरीफाई करने के लायक है ही। हमेशा हमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, हमारे जवानों को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ बैठ पा रहा हूँ, ये वीडियो कर पा रहा हूँ, उनकी वजह से मैं आज सिक्योर और सेफ फील करता हूँ। लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जब कंप्लेंट्स आती है, इस तरह का जब क्रिटिसिज्म होता है, तो वो अपने ही नागरिकों की तरफ से किया जा रहा है। जिनको तकलीफ हो रही है वो हमारे ही नागरिक है, तो उनको भी सुन लिया करेंगे, उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी जो तकलीफ है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और इस ग्रुप को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी लिख पा रहे हैं, जो भी क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं और ये क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी खुद को सिक्योर समझ रहे हैं, उसका रीज़न भी आर्मी ही है, उसका रीज़न भी आर्म्ड फोर्सेस ही है। इसलिए रियलिटी लिखते वक्त डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, बैलेंस्ड रहिए, क्योंकि अगर हम बैलेंस्ड रहेंगे तभी इस तरह के कंट्रोवर्सी के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक पे मैं बात करूं। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। थैंक यू।